प्राचीन भारत की पावन भूमि पर हिमालय की गोद में बसा था एक समृद्ध राज्य आर्यावर्त। यहां का राजा वीरसेन था, जिसका पुत्र था राजकुमार आर्यमित्र। आर्यमित्र कोई साधारण राजकुमार नहीं था। उसकी आंखें नीले कमल जैसी, काया सिंह जैसी बलिष्ठ और हृदय में था एक अजीब सा खालीपन। वह राजमहल की सोने चांदी की दीवारों से ऊब चुका था। उसे लगता था कि जीवन की सच्ची खुशी कहीं बाहर है, जंगलों में, नदियों के किनारे, या शायद किसी साधारण इंसान के दिल में। एक दिन राजा वीरसेन ने घोषणा की, आर्यमित्र, तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनने से पहले दुनिया देखनी होगी। जाओ, भेष बदलकर घूमो और लौटकर बताओ कि सच्चा जीवन क्या है। आर्यमित्र ने साधु का भेष धारण किया, भगवा वस्त्र, लकड़ी की माला और एक झोला। वह राजमहल से निकला और पहुंचा गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव मिट्टीपुर में। यहां की हवा में मिट्टी की सुगंध थी और हर घर के आंगन में चाक घूम रहा था। यह था कुम्हारों का गांव। गांव की सबसे खूबसूरत और होशियार लड़की थी गौरी। वह कुम्हार की बेटी थी, लेकिन उसके हाथों में जादू था। वह मिट्टी से न केवल घड़े बनाती, बल्कि उनमें जान डाल देती। उसके घड़ों पर बने चित्र इतने जीवंत कि लगता जैसे फूल सचमुच महक रहे हों। गौरी की आंखें काजल की तरह काली, मुस्कान चांदनी जैसी और आवाज कोयल की तरह मधुर। लेकिन वह गर्वीली नहीं थी। वह हर किसी से प्यार से बात करती, गरीबों को मुफ्त में बर्तन बांटती। आर्यमित्र गांव में भटकते भटकते गौरी के घर पहुंचा। वहां चाक पर गौरी मिट्टी गूंथ रही थी। आर्यमित्र ने कहा, बहन, मुझे प्यास लगी है, क्या एक घड़ा पानी मिलेगा? गौरी ने मुस्कुराकर एक नया घड़ा उठाया, उसमें गंगा का ठंडा पानी भरा और आर्यमित्र को दिया। लेकिन जैसे ही आर्यमित्र ने घड़ा छुआ, वह फिसलकर गिर पड़ा और टूट गया। पानी चारों तरफ फैल गया। अरे बाबा, तुम्हारी उंगलियां तो सोने की हैं क्या? गौरी हंस पड़ी। आर्यमित्र शर्मा गया। क्षमा करें, मैं अनाड़ी हूं। गौरी ने फिर एक घड़ा बनाया, इस बार इतनी तेजी से कि आर्यमित्र दंग रह गया। तुम जादूगरनी हो, उसने कहा। नहीं, बस मिट्टी मेरी दोस्त है, गौरी बोली। तुम कहां से आए हो साधु जी? तुम्हारी बोली राजसी लगती है। आर्यमित्र ने झूठ बोला। मैं दूर के जंगल से हूं, नाम है आर्य। उस रात आर्यमित्र गौरी के घर के बाहर एक पेड़ के नीचे सोया। उसे नींद नहीं आई। गौरी की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। पहली बार उसे लगा कि राजमहल की राजकुमारियों से कहीं ज्यादा सुंदरता तो इस कुम्हारिन में है। अगले दिन गांव में उत्सव था, मिट्टी महोत्सव। हर कुम्हार अपने सबसे सुंदर बर्तन प्रदर्शित करता। गौरी ने एक विशेष घड़ा बनाया था। उस पर उकेरा था एक राजकुमार का चित्र जो जंगल में खोया हुआ लग रहा था। आर्यमित्र ने देखा और चौंक गया। यह चित्र मेरे जैसा लगता है, गौरी बोली। यह मैंने सपने में देखा था। एक राजकुमार जो साधु बनकर गांव आएगा और मेरे साथ एक बड़ा रहस्य सुलझाएगा। आर्यमित्र का दिल धड़कने लगा। क्या यह संयोग है? तभी गांव में हलचल मच गई। एक दुष्ट जमींदार काला नाग आया जो गांव की सारी जमीन हड़पना चाहता था। वह बोला, यह गांव अब मेरा है, सब कुम्हार मुझे कर देना होगा। लोग डर गए। गौरी आगे आई। हमारी मिट्टी हमारी है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। काला नाग हंसा। अच्छा, तो कल सुबह तक सबसे सुंदर घड़ा बनाओ जिसमें सोना रखा जा सके। जो जीतेगा, गांव उसका। आर्यमित्र ने सोचा, यह मौका है। रात भर वह और गौरी ने मिलकर घड़ा बनाया, लेकिन काला नाग ने छल किया। उसने गौरी के पिता को पकड़ लिया और कहा, अब घड़ा नहीं बना तो तुम्हारा बाप मर जाएगा। गौरी रो पड़ी। आर्यमित्र का खून खौल उठा। वह रात में काला नाग के डेरे में घुसा, साधु का भेष उतारा और अपनी तलवार निकाली। लेकिन वहां उसे एक पुराना मंदिर मिला जहां एक प्राचीन मूर्ति थी, मिट्टी देवी की। मूर्ति के नीचे लिखा था, सच्चा प्यार मिट्टी को सोना बना देगा। अचानक गौरी वहां पहुंच गई। आर्य, तुम राजकुमार हो ना? मैंने तुम्हारी आंखें पहचान ली। आर्यमित्र हैरान। तुम कैसे? गौरी बोली, मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारे पैरों के निशान राजसी हैं। लेकिन डर मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो पिताजी को बचाएं। दोनों ने मिलकर काला नाग को हराया। आर्यमित्र ने लड़ाई लड़ी। गौरी ने मिट्टी के गोले फेंककर दुश्मनों को अंधा किया। काला नाग भाग गया, लेकिन उसने धमकी दी, यह तो शुरुआत है, मैं लौटूंगा और गांव को जला दूंगा। उत्सव में गौरी का घड़ा जीता, लेकिन अब खतरा बड़ा था।
आर्यमित्र ने फैसला किया वह गौरी को राजमहल ले जाएगा, लेकिन गौरी बोली, मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ सकती, तुम्हें यहां रहना होगा मेरे साथ। आर्यमित्र सोच में पड़ गया, क्या वह राजा बनेगा या गौरी का साथी। भाग 3। जंगल का रहस्य और प्यार की शुरुआत। काला नाग की धमकी के बाद गांव वाले डरे हुए थे। आर्यमित्र ने कहा, मुझे मदद चाहिए। आर्यावर्त के राजा मेरे पिता हैं, लेकिन मैं अभी भेष में हूं। गौरी चौंकी, तो तुम सचमुच राजकुमार आर्यमित्र हो, लेकिन क्यों छिपे हो? आर्यमित्र ने अपनी कहानी सुनाई। राजा का आदेश, दुनिया देखने की यात्रा। गौरी बोली, तो अब तुमने दुनिया देख ली? यहां मिट्टी है, प्यार है, संघर्ष है, क्या और चाहिए? आर्यमित्र मुस्कुराया, तुम सही कहती हो, लेकिन काला नाग कोई साधारण डाकू नहीं, वह एक पुराने श्राप से जुड़ा है। दोनों जंगल में गए जहां प्राचीन मंदिर था। वहां एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बोला, काला नाग एक राजा का भाई था जिसे मिट्टी देवी ने श्राप दिया क्योंकि उसने मिट्टी की देवी की मूर्ति चुराई थी। श्राप तभी टूटेगा जब सच्चा प्यार मिट्टी को सोने में बदलेगा। गौरी ने अपना घड़ा निकाला। यह घड़ा मैंने तुम्हारे लिए बनाया था आर्यमित्र, इसमें मिट्टी है, लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है। आर्यमित्र ने गौरी का हाथ थामा। हां, है। अचानक घड़ा चमक उठा, मिट्टी सोने में बदल गई, लेकिन तभी जंगल में आग लग गई। काला नाग ने हमला कर दिया। उसके सैनिक गांव की तरफ बढ़ रहे थे। आर्यमित्र और गौरी भागे। गौरी बोली, मुझे एक योजना है, हम मिट्टी देवी की मूर्ति को गांव लाएंगे, वह हमारी रक्षा करेगी। लेकिन मूर्ति बहुत भारी थी। आर्यमित्र ने उसे उठाया। गौरी ने गीत गाया, पुराना मंत्र। मूर्ति हल्की हो गई। वे गांव पहुंचे, लेकिन काला नाग वहां था। उसने गौरी को पकड़ लिया। अब यह राजकुमार मुझे सोना देगा, वरना तुम मरोगी। आर्यमित्र चिल्लाया, छोड़ दो उसे। लड़ाई शुरू हो गई। आर्यमित्र की तलवार चमकी। गौरी ने मिट्टी के बर्तन फोड़े जो विस्फोटक थे, उसने गुप्त रूप से बनाए थे। धुआं फैल गया, लेकिन काला नाग भाग निकला और उसने मूर्ति चुरा ली। अब गांव बर्बाद होने की कगार पर था। आर्यमित्र बोला, मुझे राजमहल जाना होगा, सेना लानी होगी, लेकिन गौरी, तुम मेरे साथ चलो। गौरी बोली, नहीं, मैं यहीं रहूंगी। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो श्राप खुद तोड़कर आओ। आर्यमित्र का दिल टूटा, लेकिन वह गया। रास्ते में उसे एक रहस्यमयी पत्र मिला। राजकुमार, गौरी खतरे में है। काला नाग उसे हिमालय ले गया है। क्या आर्यमित्र समय पर पहुंचेगा? क्या प्यार श्राप तोड़ेगा या कोई नया खतरा आएगा? आर्यमित्र ने घोड़े की लगाम खींची और रात दिन बिना रुके हिमालय की ओर दौड़ा। उसके मन में सिर्फ गौरी का चेहरा था, उसकी आंखें, उसकी हंसी और अब उसकी चीख। पत्र में लिखा था, काला नाग गौरी को श्राप कक्ष में ले गया है। अगर चंद्र ग्रहण तक सोना नहीं मिला तो गौरी मिट्टी की मूर्ति बन जाएगी, हमेशा के लिए। हिमालय की ठंडी हवाएं आर्यमित्र के भगवा वस्त्र फाड़ रही थीं। वह ऊंची चोटियों पर चढ़ता गया। रास्ते में उसे एक रहस्यमयी यायावर मिला, चंद्रसेन। उसकी आंखें चांदी की तरह चमकती थीं। राजकुमार, उसने कहा, तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए मैं मदद करूंगा, लेकिन याद रखो, काला नाग का किला अमर दुर्ग है। वहां पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी, बर्फ का भूल भुलैया, आग का दरवाजा और सपनों का पुल। आर्यमित्र ने सिर हिलाया, मुझे गौरी चाहिए, कुछ भी करूंगा। पहली परीक्षा, बर्फ का भूल भुलैया एक विशाल गुफा जहां बर्फ की दीवारें हर पल बदलती थीं। आर्यमित्र अंदर घुसा। अचानक उसे गौरी की आवाज सुनाई दी, आर्यमित्र, बचाओ। वह उस ओर दौड़ा, लेकिन दीवार ने रास्ता बंद कर दिया। फिर उसे याद आया गौरी का कहा, मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। उसने अपनी तलवार से बर्फ काटी और उसमें मिट्टी का चिन्ह बनाया, एक कमल। दीवार पिघल गई, वह बाहर निकला। दूसरी परीक्षा, आग का दरवाजा, एक जलता हुआ द्वार। चंद्रसेन ने कहा, इसे पार करने के लिए तुम्हें अपना सबसे कीमती चीज जलानी होगी। आर्यमित्र ने सोचा, उसका राजसी मुकुट, उसकी तलवार? नहीं, उसने अपना राजकुमार वाला अंगूठी निकाला जो उसके पिता ने दिया था। उसे आग में डाला। आग ठंडी हो गई और दरवाजा खुल गया। तीसरी परीक्षा, सपनों का पुल, एक खाई जिस पर सिर्फ धुंध का पुल था। हर कदम पर सपने दिखते। गौरी राजमहल में रानी बनकर हंस रही है, गौरी मिट्टी की मूर्ति बनकर टूट रही है, आर्यमित्र अकेला राजा बनकर रो रहा है। चंद्रसेन बोला, सच्चाई चुनो। आर्यमित्र ने आंखें बंद कीं।
मुझे गौरी चाहिए, जीवित, मेरे साथ, मिट्टी के साथ। पुल ठोस हो गया, वह पार कर गया। भाग 5। अमर दुर्ग का श्राप कक्ष किला दिखा, काले पत्थरों का, बादलों में छिपा। अंदर गूंज रही थी गौरी की आवाज, वह मंत्र पढ़ रही थी। आर्यमित्र दौड़ा, काला नाग उसे देखकर हंसा। आ गया राजकुमार, देखो तुम्हारी कुम्हारिन अब मिट्टी बनने वाली है। गौरी एक कांच के पिंजरे में थी, उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी का हो रहा था। पहले पैर, फिर हाथ। वह रोई नहीं, बोली, आर्यमित्र मुझे छोड़ दो, गांव बचाओ। नहीं, आर्यमित्र चिल्लाया। उसने सोने का घड़ा निकाला जो गौरी ने बनाया था, लेकिन काला नाग ने छल किया। उसने घड़ा छीन लिया और बोला, यह मेरा होगा, श्राप मुझ पर से हटेगा। लेकिन जैसे ही उसने घड़ा छुआ, वह फट गया। सोना नहीं, मिट्टी की राख निकली। गौरी ने चालाकी से घड़े में विस्फोटक मिट्टी भरी थी। धमाका हुआ, काला नाग उछला। आर्यमित्र ने तलवार निकाली, लड़ाई शुरू। काला नाग जादू करता, उसकी छाया सांप बनती। लेकिन आर्यमित्र ने गौरी का हाथ थामा, जो अब तक मिट्टी का नहीं हुआ था। प्यार याद है? उसने पूछा। गौरी ने गीत गाया, वही मिट्टी देवी का मंत्र। अचानक मूर्ति जो काला नाग ने चुराई थी चमक उठी। श्राप टूटा, काला नाग सांप बन गया और पत्थर हो गया। गौरी सामान्य हो गई। दोनों गले लगे, लेकिन किला ढहने लगा। भाग 6। पत्थर का सांप और नया खतरा दोनों बाहर भागे, लेकिन चंद्रसेन गायब था। किले के बाहर एक नया पत्र मिला। श्राप टूटा, लेकिन सांप जिंदा है। वह गंगा में जाएगा। अगर गंगा सूखी तो आर्यावर्त मर जाएगा। तुम्हें सांप को मारना है, लेकिन सिर्फ मिट्टी की तलवार से। गौरी बोली, मिट्टी की तलवार? मैं बना सकती हूं, लेकिन उसके लिए मुझे हिमालय की नीली मिट्टी चाहिए, जो सिर्फ चंद्र ग्रहण की रात को चमकती है। आर्यमित्र ने देखा, चांद लाल हो रहा था। ग्रहण शुरू। चलो, अभी समय है। दोनों फिर चोटी पर चढ़े, लेकिन वहां कोई था, राजा वीरसेन। पुत्र, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सेना लेकर आया हूं, लेकिन यह लड़की कौन है? आर्यमित्र ने गौरी को आगे किया। पिताजी, यही मेरी दुनिया है। राजा हैरान। कुम्हारिन, तुम राजकुमारी बनाओगे? गौरी बोली, महाराज, मैं सिर्फ मिट्टी हूं, लेकिन मिट्टी से महल बनते हैं। तभी पत्थर का सांप दिखा, विशाल, गंगा की ओर बढ़ता। अब क्या होगा? क्या गौरी नीली मिट्टी ढूंढ पाएगी? क्या राजा गौरी को स्वीकार करेंगे? क्या सांप गंगा को सूखा देगा? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी चंद्रशिला पर चांद लाल होकर ग्रहण में डूब रहा था। ठंडी हवा में बर्फ के कण चमक रहे थे। गौरी ने अपना हाथ जमीन पर रखा। यहां है नीली मिट्टी, लेकिन इसे छूने से पहले हमें चंद्र प्रतिज्ञा करनी होगी। आर्यमित्र ने पूछा, क्या है वो? गौरी ने गहरी सांस ली। जो भी इस मिट्टी को छुएगा, उसे अपना सबसे बड़ा सच त्यागना होगा। तुम तैयार हो? आर्यमित्र ने राजा वीरसेन को देखा। राजा चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व था। मैं तैयार हूं, आर्यमित्र बोला। दोनों ने हाथ जोड़े। गौरी ने मंत्र पढ़ा, चंद्रमा साक्षी, मिट्टी माता, सच का त्याग, प्रेम की बाता। जमीन चमकी, नीली मिट्टी उभर आई, चांदी सी चमकती। गौरी ने उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसकी आवाज बदल गई। आर्यमित्र, मैं अब गौरी नहीं हूं। आर्यमित्र चौंका। गौरी की आंखें नीली हो गई थीं, ठीक वैसे ही जैसे हिमालय की झीलें। क्या हुआ? गौरी ने धीरे से कहा, मिट्टी ने मेरा सच ले लिया। मैं मिट्टी देवी की अवतार हूं। मैं सदियों से इंतजार कर रही थी, किसी ऐसे राजकुमार का जो मिट्टी को सोना बनाए। तुम वही हो, लेकिन अब मेरा शरीर मिट्टी का है। अगर मैं तलवार बनाऊंगी तो मैं हमेशा के लिए मिट्टी में विलीन हो जाऊंगी। आर्यमित्र की आंखें भर आईं। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। राजा वीरसेन आगे आए। पुत्र, यह बलिदान है, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो गंगा सूखेगी, लाखों मरेंगे। गौरी ने मुस्कुराया। डर मत, मैं मरूंगी नहीं, मैं जीवंत मिट्टी बनूंगी। तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम्हारी तलवार में, तुम्हारे महल की दीवारों में, तुम्हारे बच्चे के पहले घड़े में। उसने नीली मिट्टी को गूंथा। उसके हाथों से चांदनी टपक रही थी। धीरे धीरे एक तलवार बनने लगी, मिट्टी चंद्र तलवार। जैसे ही तलवार पूरी हुई, गौरी का शरीर चमक उठा। वह धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगी, लेकिन डर से नहीं, प्रेम से। अब जाओ, उसकी अंतिम आवाज गूंजी। सांप को मारो और मुझे याद रखो हर बार जब तुम मिट्टी छुओगे। आर्यमित्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ में तलवार थी, जो जीवंत थी, गौरी की तरह। भाग 9। गंगा का मैदान।
अंतिम युद्ध पत्थर का सांप गंगा के किनारे पहुंच चुका था। उसकी पूंछ से झर की बूंदें गिर रही थीं। जहां गिरती वहां पानी सूख जाता। गंगा की लहरें कमजोर पड़ रही थीं। राजा वीरसेन की सेना वहां थी, लेकिन सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। आर्यमित्र दौड़ा, तलवार चमकी। गौरी! उसने चिल्लाया। तलवार ने खुद हवा काटी। सांप ने मुंह खोला, उसमें से काला नाग की आवाज आई। अब बहुत देर हो चुकी, गंगा मेरी! लेकिन तलवार सांप के मुंह में घुसी। एक जोर का धमाका, सांप फट गया। उसकी जगह पर एक विशाल नीला कमल उगा, जिसके बीच में गौरी की मूर्ति थी, लेकिन जीवंत। गंगा फिर बहने लगी, पानी और तेज और स्वच्छ। भाग 10। नया आर्यावर्त। मिट्टी की रानी राजा वीरसेन ने आर्यमित्र को गले लगाया। पुत्र, तुमने साबित कर दिया, सच्चा राजा वही जो प्रेम के लिए बलिदान दे। आर्यमित्र ने कमल के पास जाकर गौरी की मूर्ति को छुआ। मूर्ति हंसी। मैं यहां हूं आर्यमित्र, हमेशा। राजमहल लौटे, लेकिन अब राजमहल में सोने चांदी की जगह मिट्टी के बर्तन थे। दीवारें मिट्टी की, लेकिन उन पर गौरी के बनाए चित्र। आर्यमित्र राजा बना, और गौरी, वह मिट्टी की रानी बनी, हर कुम्हार की बेटी की प्रेरणा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं, क्योंकि एक रात राजमहल के आंगन में एक नया घड़ा खुद ब खुद बनने लगा। उसमें लिखा था, आर्यमित्र, हमारा बेटा आने वाला है। वह मिट्टी और सोने का राजकुमार होगा। लेकिन एक नया खतरा आ रहा है, समुद्र के नीचे से। राजमहल के आंगन में वह घड़ा रात रात भर खुद घूमता रहा। चाक की आवाज नहीं, सिर्फ गंगा की लहरों की गूंज। सुबह जब सूरज निकला, घड़ा पूरा हो चुका था। उसमें पानी नहीं, नीला दूध भरा था, ठीक वैसे ही जैसा हिमालय की झीलों में होता है। आर्यमित्र ने घड़े को उठाया। अंदर से एक बच्चे की किलकारी गूंजी। गौरी! उसने पुकारा। घड़ा फट गया। उसमें से निकला एक बालक, आंखें नीली, बाल सुनहरे और हाथ में छोटी सी मिट्टी की तलवार। बालक ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैं चंद्रवीर हूं। मां ने मुझे भेजा है। समुद्र के नीचे नागलोक जाग रहा है। काला नाग का बेटा जलनाग बदला लेने आ रहा है। आर्यमित्र हैरान। तुम बोल कैसे रहे हो? चंद्रवीर हंसा। मैं मिट्टी और चंद्रमा का पुत्र हूं। मेरी उम्र एक रात की है, लेकिन ज्ञान 100 साल का। तभी आंगन में मिट्टी की मूर्ति गौरी चमकी। उसकी आवाज गूंजी, आर्यमित्र, जलनाग के पास समुद्र मणि है। वह गंगा को समुद्र में मिलाकर सारी धरती डुबो देगा। चंद्रवीर को लेकर सप्त सागर की यात्रा करो। वहां 7 द्वीप हैं, 7 रहस्य और 7 रक्षक। अगला द्वीप था लावा द्वीप। वहां आग की नदियां बहती थीं। एक लावा ड्रैगन ने रास्ता रोका। मुझे हराओ, तभी आगे जाओ। चंद्रवीर ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन आर्यमित्र ने रोका। याद है गौरी का सबक, आग को मिट्टी से नहीं, ठंडक से हराओ। उसने चंद्रमोती को आग में फेंका। आग ठंडी हो गई। ड्रैगन इंसान बना, अग्नि रक्षक। तुमने मेरे श्राप तोड़ दिया। दूसरा मोती लो। अब 2 मोती थे। भाग 14। 5 और द्वीप, 5 और मोती। तीसरा द्वीप हवा द्वीप, जहां बादल घोड़े थे। चौथा पेड़ द्वीप, जहां पेड़ बोलते थे। 5वां सपनों द्वीप, जहां सच और झूठ एक थे। छठा संगीत द्वीप, जहां हर ध्वनि हथियार थी। 7वां मृत्यु द्वीप, जहां समय रुक जाता था। हर द्वीप पर एक परीक्षा, एक रक्षक, एक मोती। चंद्रवीर बड़ा होता गया, हर द्वीप पर 1 साल। जब 7वां द्वीप पूरा हुआ, वह 7 साल का योद्धा बन चुका था। 7 मोती इकट्ठे हुए, वे एक चंद्रमाला बन गए। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में एक दरवाजा खुला, नागलोक। वहां जलनाग का महल था, मूंगे और सोने का। जलनाग विशाल था, आधा सांप आधा इंसान। उसकी आंखें लाल। आ गए पिता पुत्र, गौरी की मिट्टी अब मेरी होगी। लड़ाई शुरू। चंद्रवीर की मिट्टी तलवार, आर्यमित्र की चंद्रमाला। जलनाग ने समुद्र मणि उठाई। समुद्र उबलने लगा, लेकिन चंद्रवीर ने माला फेंकी। माला चंद्रमा बन गई, पूर्णिमा का चांद जो समुद्र के ऊपर चमका। जलनाग की परछाई गायब हो गई। वह चीखा और पत्थर हो गया। समुद्र मणि फट गई। समुद्र शांत हो गया। राजमहल लौटे। आंगन में वही घड़ा फिर बन रहा था। इस बार उसमें एक बच्ची थी, मिट्टी कुमारी। उसके हाथ में एक नया घड़ा। उस पर लिखा, अब आर्यावर्त अमर है, लेकिन एक दिन जब चंद्रमा फिर ग्रहण लेगा, तब नया रोमांच शुरू होगा। आर्यमित्र, चंद्रवीर और मिट्टी कुमारी ने
गौरी की मूर्ति को देखा। मूर्ति हंसी। मिट्टी कभी खत्म नहीं होती। वर्ष बीते। आर्यावर्त अब सोने चांदी का नहीं, मिट्टी का साम्राज्य बन चुका था। हर घर में गौरी के बनाए चित्र वाले घड़े। हर बच्चा चंद्रवीर की कहानियां सुनकर बड़ा होता। हर रात राजमहल के आंगन में नया घड़ा खुद बनता, कभी दूध से, कभी फूलों से, कभी सपनों से। एक दिन चंद्र ग्रहण की अंतिम रात आई। चांद फिर लाल हुआ, समुद्र फिर उबला, लेकिन इस बार कोई खतरा नहीं था। आर्यमित्र, अब बूढ़ा राजा, चंद्रवीर, अब युवा योद्धा, और मिट्टी कुमारी, अब किशोरी कलाकार आंगन में खड़े थे। गौरी की मूर्ति चमकी। अचानक मूर्ति फटी। उसमें से निकली जीवंत गौरी, न मिट्टी की, न सोने की, बल्कि प्रेम की। उसने कहा, श्राप पूरा हुआ। मैंने मिट्टी बनकर तुम्हें सिखाया। सच्चा प्रेम त्याग में है, बलिदान में है, मिट्टी में है। अब मैं वापस आ गई हूं, क्योंकि तुमने मिट्टी को कभी नहीं छोड़ा। आर्यमित्र दौड़ा। दोनों गले मिले। चंद्रवीर और मिट्टी कुमारी ने माता पिता को प्रणाम किया। गौरी ने हाथ उठाया। पूरे आर्यावर्त में मिट्टी चमक उठी। हर घड़ा, हर दीवार, हर बच्चे के हाथ की मिट्टी ने एक स्वर में गाया, मिट्टी अमर है, प्रेम अमर है। राजा वीरसेन, अब स्वर्ग में, की आत्मा मुस्कुराई। हिमालय ने गूंजा। गंगा ने लहरें उठाईं। समुद्र ने शांत होकर कहा, मैं हारा नहीं, मैं समझ गया। अंतिम दृश्य, रात का अंत। आर्यमित्र और गौरी हाथ में हाथ लिए राजमहल की छत पर। नीचे पूरा राज्य जाग रहा था। दिए जल रहे थे, लेकिन मिट्टी के। गौरी बोली, अब कोई श्राप नहीं, कोई नाग नहीं, बस हम, बस मिट्टी। आर्यमित्र ने पूछा, और घड़ा, वो फिर बनेगा? गौरी हंसी, हर रात बनेगा, हर सुबह फूटेगा, क्योंकि कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ नई मिट्टी में ढलती है। और इस तरह राजकुमार आर्यमित्र और कुम्हारिन गौरी की कथा मिट्टी की तरह अमर हो गई।